अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे जज्बात की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। मैं एक आम सा नौजवान हूँ, अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल की दौड़ में मगन, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एक ऐसी चिंगारी दबी थी जो शायद किसी की मंजिल थी। मेरी जिंदगी की इस दास्तान का आगाज उस वक्त हुआ जब मेरी अम्मी की एक बहुत पुरानी सहेली, जिनका नाम नहीद बेगम था, कई सालों बाद हमारे घर रहने के लिए आईं। मैंने नहीद आंटी को बचपन में ही देखा था, लेकिन अब जब वो सामने आईं तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अपनी उम्र के उस हिस्से में थीं जहां एक औरत की खूबसूरती में पुख्तगी और वक़ार आ जाता है। उनका गोरा रंग, आंखों में एक अजीब सी चमक और बोलने का अंदाज इतना दिलकश था कि मैं पहली ही मुलाकात में उनके सहर में गिरफ्तार हो गया। अम्मी और नहीद की दोस्ती कॉलेज के ज़माने से थी, इसलिए घर में उनका आना जाना एक खुशगवार लहर की तरह महसूस हुआ। नाइट आंटी कुछ दिन हमारे यहाँ क़याम करने वाली थी, क्योंकि उनका अपना घर शहर के दूसरे कोने में था और वो कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में हमारे इलाके में आई थी। अम्मी ने उनके लिए मेहमान खाना तैयार करवाया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि वो हर वक्त सामने रहें। पहले दिन जब वो डिनर की मेज़ पर बैठीं तो उनके हाथ की लर्जिश और चम्मच पकड़ने का अंदाज भी मुझे एक खास अदा लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाहज़ेब, तुम तो बिल्कुल अपने अब्बू पर गए हो, वही संजीदगी और वही खामोशियों। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो सीधी मेरे दिल में उतर गई। मैंने नज़रें झुकाकर एक मरदम सी मुस्कुराहट दी, लेकिन मेरे अंदर ही खलबली मची थी। किचन की हल्की रोशनी में नाइट आंटी खड़ी थीं। वो सुर्खी और उनके रेशमी लिबास में मलबूस थीं, जो उनकी शख्सियत पर बहुत जच रहे थे। मुझे देखकर वो थोड़ा सा झुकीं, फिर मुस्कुराकर बोलीं, तुम भी मेरी तरह रातों को जागने के आदी हो। मैं उनके करीब हो गया तो उनके वजूद से होने वाली हल्की सी खुशबू ने मेरा दिमाग मतमहल कर दिया। मैंने कहा, जी नानी, बस हंसी लगी थी। उन्होंने गिलास भाई पर मेरी तरह बढ़ाया। जब हमारा हाथ उनके दोस्तों से टकराया था, उनके वो एक अनजानी सी मेरे पूरे जिस्म में बूढ़ गई। वो लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन उसमें एक अजीब सी तपिश थी। नई बांटी ने अपनी नज़रें मेरी आंखों में डाली और चमचा कट के लिए वहाँ से गए हों। उनकी आंखों में एक ऐसी पुकार थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। एक ऐसी कुर्बत थी जो शायद बरसों से अधूरी थी। अगले चंद दिनों में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ने लगा। अम्मी अक्सर घर के कामों में मसरूफ़ रहतीं और मैं नई बांटी के पास बैठकर उनकी बहार पुरानी कहानियाँ सुनता रहा। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, हम दोनों लॉन में बैठे थे। नई बांटी ने शिकायत जमा की और कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं थोड़ा सा मसाज कर दूँ। उन्होंने पहले तो मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा, जैसे वो मेरी नीयत पाँप रही हों, फिर धीरे से सर हिला दिया। जैसे ही मेरे हाथ उनके कंधों पर पड़े, मुझे महसूस हुआ कि वो एकदम साकित हो गई हैं। उनका पूरा जिस्म एक ख़ास किस्म की गरमाइश छोड़ रहा था। मेरे हाथ जब उनकी गर्दन के करीब जाते तो उनकी सांसों की रफ्तार तेज़ हो जाती। वो खामोश थीं, लेकिन उनकी खामोशी में हज़ारों जुमले छुपे हुए थे। वो दोपहर हमारे दरमियान एक नया मोड़ ले आई। हमारे दरमियान एक ऐसी कई मुफाहमत हो गई जो सिर्फ नज़रों और लम्स के ज़रिए बात करती थी। मैं जब भी उनके पास गुजरता, मेरा हाथ गलती से उनसे टकरा जाता और वो इस टकराव को नज़रअंदाज करने की बजाय एक मायने-खीज़ मुस्कुराहट के साथ कबूल करती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, नाही आंटी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी बारिश का लुत्फ़ ले रही थी। मैं वहाँ पहुँचा तो बारिश की बूंदों से भीग रही थी। उनका वो भीगा हुआ रूप और चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फ़ें देखकर मैं बेकाबू होने लगा। मैंने पीछे से जाकर उनके करीब खड़े होकर कहा, आपको बारिश इतनी पसंद है? उन्होंने मुड़कर देखा और उनका चेहरा मेरे चेहरे के इस कदर करीब था कि मैं उनकी सांसों की तपिश महसूस कर सकता था। उन्होंने धीरे से कहा, बारिश तो सबको पसंद होती है शाहज़ेब, बस कोई महसूस करने वाला होना चाहिए। इस जुमले के साथ ही उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। वो लम्स इतना नर्म और पुरजोश था कि मुझे अपने कदम डगमगाते हुए महसूस हुए। इस रात हम दोनों को ये एहसास हो चुका था कि ये महज एक मेहमान और मेज़बान का रिश्ता नहीं, बल्कि ये इससे भी कहीं आगे निकल चुका था। हमारी आंखों की चमक और सांसों का ज़ीरो बम अब एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार था। बारिश वाली इस शाम के बाद जैसे हमारे दरमियान एक और का ही सरहद पार हो गई थी। नहीता आंटी के कमरे से निकलकर मैं अपने कमरे में तो आ गया था, लेकिन मेरी नींदें उनकी आंखों के उस गहरे समुंदर में कहीं खो चुकी थीं।
अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो पहले से वहां वो मौजूद थीं। उन्होंने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें रात का सारा राज छुपा हुआ था। अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थीं और हम दोनों मेज़ के नीचे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके पाँव का हल्का सा लम्स मेरे पैरों को छू रहा था। ये कैसा खेल था जो खतरनाक भी था और बेहद सहरंगेज भी था। नहीं था, आंटी ने बड़ी महारत से बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, शाज़ेब, आज मुझे मार्केट से कोई सामान लेना है। अगर तुम फारिग हो तो क्या मुझे ले जा सकते हो? अम्मी ने फौरन हामी भर ली। और यूं मुझे उनके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने का एक और मौका मिल गया। गाड़ी में बैठते ही फ़ज़ा का तनाव बदल गया। एसी की ठंडक में उनके परफ्यूम की महक और भी गहरी होती चली गई। मैं गाड़ी चला रहा था लेकिन मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ था, जो बड़े आराम से सीट से टेक लगाए मुझे देख रही थीं। अचानक उन्होंने अपना हाथ गैर पर मौजूद मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। उनकी हथेली की तपिश ने मेरे पूरे वजूद में एक जर्जरी सी पैदा कर दी थी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो शरारत से मुस्कुरा रही थीं। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं शाज़ेब? उन्होंने दबी हुई आवाज़ में पूछा। मैंने हिम्मत जमा किया और गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। अब हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, आंटी, आप जानती हैं कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? आपका ये कुर्ब मुझे पागल कर रहा है। उन्होंने दूसरी उंगली मेरे लबों पर रखी और सरगोशी की। पागल होना भी इतना बुरा नहीं होता, ख़ास तौर पर जब सामने वाला तुम्हें संभालने वाला हो। इस दोपहर मार्केट तो हम गए, लेकिन शॉपिंग सिर्फ एक बहाना रह गई थी। हमने एक छोटे से कैफ़े के कोने के टेबल पर बैठकर घंटों बातें की। उन्होंने मुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाया और बताया कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कितनी तन्हा रह गई हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी उदासी थी जो मुझे उनके और भी करीब ले गई। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ जिस्मानी क़ुर्बत नहीं बल्कि दिली वापसगी भी की प्यासी थीं। जब हम घर लौटे तो शाम के साए गहरे हो चुके थे। अम्मी किसी पड़ोस के यहाँ ताज़ियत के लिए गई हुई थी और घर बिल्कुल खाली था। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, नाही आंटी ने सोफे पर बैठते ही अपना सर पीछे की तरफ गिरा लिया और आंखें मूंद ली। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। थक गई हैं आप? मैंने पूछा। उन्होंने आंखें खोले बगैर मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने के करीब रख लिया। उनके दिल की धड़कनें उस वक्त बहुत तेज़ी से थीं, जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फड़फड़ा रहा हो। मैंने आहिस्ता से उनके चेहरे से बालों की लट हटाई और उनके माथे पर अपने लब रख दिए। ये एक बहुत ही पाकीज़ा और गहरा लम्हा था। नाहिद आंटी ने एक लम्हा भरी और मुझे अपने हिसार में ले लिया। उनकी बाहों की गिरफ्त में वो गर्मजोशी थी जिसका मैंने सिर्फ ख्वाबों में तसव्वुर किया था। वो बार बार मेरे कान में कुछ कह रही थी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया शाज़ेब। मैं भूल गई थी कि महसूस करना क्या होता है। इस रात हमने किचन में मिलकर खाना बनाया। मैं सब्जी काट रहा था और वो चूल्हे के पास खड़ी थी। काम के दौरान हमारी उंगलियां बार बार एक दूसरे से टकराती और हर टकराव के साथ एक नया बरकी करंट दौड़ जाता। उन्होंने जानबूझकर मेरे हाथ से छुरी ली और उस दौरान उनका पूरा वजूद मुझसे मिस हुआ। वो बोल तो थी ही, लेकिन उनका इतना चटपटा अंदाज देखकर मुझसे उनसे दूर नहीं रहा गया। खाने के बाद हम बालकनी में कुर्सियों पर बैठ गए। आसमान पर तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नाहिद आंटी ने एक शाल ओढ़ रखी थी और उन्होंने एक कोना मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इधर आओ, यहाँ थोड़ी ठंड है। मैं उनके साथ उसी शाल में सिमट गया। उनके जिस्म की तपिश शाल के अंदर ही एक अलग दुनिया बसा रही थी। हमने ज़िंदगी, मोहब्बत और ख्वाहिशात पर लंबी गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि कैसे एक औरत की ज़िंदगी सिर्फ घर की जिम्मेदारियों में दबकर रह जाती है और वो अपनी असल पहचान खो देती है। मैंने उनके हाथ चूमकर यकीन दिलाया कि मेरे लिए वो दुनिया की सबसे पुरकशिश और मोतबर खातून हैं। हमारी बातें इस मकाम पर पहुंच चुकी थीं जहां शर्मो हया के पर्दे धीरे धीरे हट रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पर सर रखा और धीरे से गुनगुनाने लगी। उनकी आवाज़ में वो जादू था कि मुझे लगा जैसे कायनात की तमाम खुशी एक पल में सिमट आई हो। रात के आखिरी पहर जब हम अपने अपने कमरों में जाने लगे तो राहदारी में अंधेरा था। नाहिदा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक लम्हे के लिए रोका। अंधेरे में भी उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने मेरे करीब आकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, कल का दिन बहुत अहम है शाज़ेर। तुम्हारी अम्मी को अपनी बहन के घर जाना है और मैं यहाँ अकेली होंगी। ये कहकर वो एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में चली गईं और मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे जहन में उनकी कही हुई बात
हथौड़ों की तरह बज रही थी। कल का दिन, तन्हाई और वो ख्वाब जो मैंने खुली आंखों से देखे थे अब सच होने के करीब था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं सोच रहा था कि कल की सुबह मेरे लिए क्या नया पैगाम लेकर आएगी। उस रात में सो ना सका, बस करवटें बदल रहा था और नहीद आंटी के उस लम्स को याद करता रहा जिसने मेरी रूह तक को मुअत्तर कर दिया था। अब मुझे इंतज़ार था तो बस अगली सुबह का, जब सूरज की पहली किरण के साथ एक नई तमन्ना का आगाज़ होना था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नहीद मेरे कमरे में दस्तक दी तो मेरी आंखों में नींद का नामो निशान न था। रात भर नहीद आंटी के कहे हुए वो आखिरी अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहते थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ था। नाश्ते के वक्त अम्मी ने बताया कि उन्हें खाला की तबीयत पुरसी के लिए दूसरे शहर जाना है और वो शाम तक माजरत की कि वो अकेला छोड़कर उन्हें जा रही हैं। लेकिन आंटी ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, अरे आप फिक्र ना करें, शाहजीब है ना, ये मेरा ख्याल रखेगा। उन्होंने जब मेरा नाम लिया था उनके लहजे में ख़ास किस्म की मलकियत का एहसास था जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। अम्मी के जाने के बाद जैसे ही घर का मरकज़ी दरवाज़ा बंद हुआ, पूरे घर की फ़िज़ा यकसर बदल गया। वहाँ मैं और सिर्फ वो थी और हमारी अनकी ख्वाहिशात जो अब ज़बान पाने के लिए बेकरार थीं। मैं कुछ देर अपने कमरे में बैठा रहा। मैंने हिम्मत जमा करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और उनके कमरे की तरफ बड़ा कदम बढ़ाए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने देखा कि वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। उन्होंने आईने में मेरा अक्स देख लिया और वहीं से मुस्कुराकर पूछा, आ गए? तो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरा उनकी पसंदीदा अतर की खुशबू से महक रहा था। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी जिसका रंग गहरा नीला था और वो इसी लिबास में किसी झील जैसी गहराई और पुरसकून और पुरकशिश लग रही थी। मैंने उनके पीछे खड़े होकर आईने में उनकी आंखों से आंखें मिलाईं। आंटी, आज आप बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं, मैंने सरगोशी की। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ थामकर अपने गाल से लगा लिया। उनका गाल रेशम की तरह नर्म और दहकते हुए अंगारे की तरह गर्म था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया और खुद मेरे करीब बैठ गईं। शाहज़ेब, आज कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़ी बेबकाना गुफ्तगू शुरू की। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हम दूसरों के डर से अपने जज्बात का गला घोंट देते हैं। उनकी बातें मेरे अंदर की रही सही झिझक को ख़त्म कर रही थी। मैंने उनके हाथ की लरदस्त को महसूस किया और इसे अपने दोनों हाथों में थाम लिया। इस तन्हाई में हमारा एक दूसरे के करीब होना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उन तमाम लम्हों का निचोड़ था जो हमने पिछले चंद दिनों में गुजारे थे। हमारी गुफ्तगू अब लफ्ज़ों से निकलकर एहसासात की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और अपनी उंगलियां मेरी कमीज़ के बटनों से खेलने लगीं। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि उनके और मेरे दरमियान जो उम्र का फासला था वो मिट चुका था। अब हम दोनों ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे की तपिश में पनाह ढूंढ रहे थे। दोपहर का वक्त था। बाहर धूप तेज थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल बेहद रोमानवी और पुरअसरार था। नहीद आंटी ने उठकर खिड़की के पर्दे गिरा दिए, जिससे कमरे में एक मध्यम सी रोशनी फैल गई। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरीं और बड़ी चाहत से मेरी आंखों में झांका। उनकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो बरसों की महरूमी का नतीजा मालूम होती थी। मैंने उनकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उन्हें अपने करीब कर लिया। इस कुर्बत ने जिस्मानी और रूहानी तौर पर हमें एक दूसरे में जम कर दिया। उनकी सांसों की तपिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और उनके वजूद की खुशबू मेरे हवास पर जा रही थी। उन्होंने नरमी से मेरे कान में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर मेरे जिस्म में एक झड़झड़ी सी दौड़ गई। वो कनाया था उन जज्बाती और जिस्मानी रिश्तों की तरफ जिनके बारे में इंसान तसव्वुर करता है। हम उस सोफे पर घंटों बैठे रहे, कभी खामोशी से, कभी एक दूसरे को देखते रहे, तो कभी तभी तभी आवाज़ में दिल की बातें करते। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी एक ऐसे साथी की थी जो उन्हें सिर्फ एक घरेलू औरत ना समझें, बल्कि उनकी रूह और उनकी नस्वानियत की कद्र करें। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मेरे लिए वो एक ऐसी प्रेरकता हैं जिसने मुझे मोहब्बत के मानी सिखाए हैं। इस दौरान हमारे दरमियान छोटे छोटे लम्स का सिलसिला जारी रहा। कभी मेरा हाथ उनकी जुल्फ़ों को छूता
तो कभी वो अपना हाथ मेरे सीने पर रखकर मेरे धड़कनों को महसूस करती। वो लम्हा बहुत खुशगवार था जब उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मेरी एक ऐसी नज़रों से देखा जिसमें मुकम्मल सपुर्दगी थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो पूरी तरह मेरी हो चुकी हैं और इस रिश्ते में अब कोई दरार या कोई पर्दा नहीं है। शाम होने को थी और सूरज की डलती हुई रोशनी पर्दों के सुराखों से अंदर आ रही थी। नाहिद आंटी में एक लंबी सांस ली और उठकर खड़ी हो गई। शाह साहब, आज का ये दिन कभी मैं नहीं भूलूंगी, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा। तुमने मुझे जो एहसास दिया है, जिसके लिए मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया था। मैंने भी उनका हाथ चूमकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हम जानते थे कि अम्मी के वापस आने का वक्त हो रहा था, इसलिए हमने बड़ी एहतियात से खुद को नॉर्मल किया, लेकिन हमारे चेहरों की वो चमक और आंखों का वो सुकून छुपाई नहीं छुप रहा था। हमने किचन में जाकर चाय बनाई और बिल्कुल वैसे ही बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब हमारी नज़रें मिलती, एक बिजली सी कूद जाती। वो दिन हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब बन गया था जिसे हमने सुनहरी हुरूफ से अपने दिलों पर लिख लिया था। अब सिर्फ एक हिस्सा बाकी था जहां इस कहानी को किसी अंजाम तक पहुंचना था। लेकिन वो अंजाम क्या होगा, ये अभी पर्दाए गैब में था। अम्मी के वापस आने के बाद घर की फिजा बज़ाहिर वैसे ही हो गई थी जैसे उनके जाने से पहले थी, लेकिन मेरे और नहीद अंकी के दरमियान एक बड़ी कायनात बदल चुकी थी। वो शाम खामोश थी, मगर हमारी नज़रें एक दूसरे से वो सब कह रही थीं जो हम जुबान से कह नहीं सकते थे। अम्मी ने आते ही सफ़र की थकन और खाला की खैरियत का जिक्र करना शुरू कर दिया, और नहीद आंटी इतनी महारत से उनकी बातों का जवाब दे रही थी कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि चंद घंटे पहले इसी घर के दरो दीवार हमारी इन नातकारन कायिक गुर्बतों के गवाह बने हुए थे। मैंने महसूस किया कि नहीद आंटी के लहजे में अब एक नया एतमाद आया था। हारून की मुस्कुराहट में एक अजीब सी तस्कीन आ गई थी। वो बार बार मेरी तरफ देखती हैं और उनकी आंखों के गोशों में छिपी शरारत मुझे ये जताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस खामोश से बिल्कुल मुतमईन है। अगले 2 दिन हमने इसी तरह से गुजारे, जहां सबके सामने एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी बन जाते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता हमारा हाथ एक दूसरे को छू जाता, या फिर हम एक दूसरे को ऐसी नज़रों से देखते जिसमें हज़ारों तमन्नाएं पिन्हा होती। वो मेरे लिए अब सिर्फ एक अम्मी की सहेली नहीं थी, बल्कि मेरी रूह का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसने मुझे इंसान को खुद बेखुद कर देती हैं। एक रात जब वो उनके आखिरी क़याम की रात थी, मैं उनके कमरे के पास से गुजरा और दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अपना सामान पैक रही थी। मुझे देखकर उन्होंने इशारे से अंदर बुलाया। मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा इस तरह से बंद कर दिया। वो मेरे करीब आईं और मेरी कमीज़ के कॉलर को ठीक करते हुए बोली, कल मैं चली जाऊंगी शाहज़ेब, लेकिन याद रखना कि कुछ रिश्ते वक्त और हालात के मोहताज नहीं होते। उनकी आवाज़ में एक ऐसी गोई थी जो मेरे दिल तक उतर गई थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, क्या ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा? उसने मुस्कुराकर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी मोहब्बत से कहा, खूबसूरत यादें कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अगली मुलाकात तक के लिए किसी के दिल के खाने में महफूज कर ली जाती है। तुमने वो जो मुझे वक्त दिया है मेरी ज़िंदगी का असासा बन गया। उस आखिरी रात हमने बहुत देर तक बातें की, वो बातें जो शायद हमने पहले कभी नहीं की थीं। उन्होंने मुझे ज़िंदगी गुजारने के वो गिर सिखाए जो किसी किताब में नहीं मिलते। उनका अंदाज़ अब एक माशूका का नहीं बल्कि एक ऐसी हमदर्द साथी का था जो चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ूं। उस रात का हर लम्हा मुझे एक नई बसीरत दे रहा था। हम दोनों जानते थे कि सुबह होते ही हमें फिर से उन समाजी बंधनों में बन जाना था जहां वो मेरी माँ की सहेली और मैं उनका भतीजा नुमा बेटा हूँ। लेकिन हमारे दरमियान जो रास्ता बना वो हमेशा एक दूसरे से हमें जोड़े रखेगा। रुखसत का वक्त आया तो अम्मी की आंखों में आंसू थे। वो अपनी पुरानी सहेली को अलविदा कहते हुए उदास थीं। दादी ने अम्मी को गले लगाया और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उन्होंने सबके सामने मेरे सर पर हाथ रखा जैसे कोई बुजुर्ग दुआ देता है। लेकिन जब उनकी उंगलियां मेरे माथे को छुईं तो मैं उनके लफ्ज़ को वही तपिश महसूस की जो उस दोपहर की तन्हाई में थी। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, खुश रहो शाहज़ेब और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। मैंने सिर्फ सर झुका लिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उनकी आंखों में देखा तो मेरे जज्बात का बंध टूट जाएगा। वो गाड़ी में बैठकर चली गईं और मैं देर तक सड़क के उस मोड़ को देखता रहा जहां उनकी गाड़ी गायब हो जानी थी। घर वापस आया तो हर चीज़ में उनकी खुशबू बसी हुई थी। उनका वो सोफ़ा जहां वो बैठती थी, वो बैल्कनी जहां उन्होंने बारिश देखी थी, सब कुछ एक याद बन चुका था। वक्त गुजरता गया लेकिन नाहिद आंटी की याद मेरे दिल से ना निकली। वो कभी कभी अम्मी को फ़ोन करती और अम्मी से बात करने के बाद मुझे फ़ोन अम्मी दे देती।
उनकी वही कनकती आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती तो मुझे ऐसे लगता जैसे अभी वो मेरे सामने खड़ी हों। फ़ोन पर तो सिर्फ रस्मी बातें करती, लेकिन इन रस्मी जुमलों के पीछे छुपे मानी हम दोनों समझते थे। इस तजुर्बे ने मुझे एक नई पुख्तगी दी थी। मैंने सीखा कि मोहब्बत और कशिश हम उम्र लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि ये रूहों का ऐसा मिलान है जो किसी भी उम्र या रिश्ते की दीवार फैलांग सकता है। मैंने उनकी दी हुई नसीहतों पर अमल करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई और कैरियर पर तवज्जो दी, लेकिन मेरे अंदर का वो रूमानवी शाहजेब हमेशा उनके उस फ़ोन कॉल या पैगाम का मुंतज़िर रहता जो मुझे फिर से उस जादुई दुनिया में ले जाए। इस कहानी का ये बाब यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी नहीं। आंटी का किरदार हमेशा एक रोशन सितारे की तरह रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे को जीने का नाम है जो आपको खुशी और सुकून दे। वो देसी बोल्ड कहानी जो अम्मी की एक सहेली से शुरू हुई थी, अब मेरी ज़ात का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। मैं जब भी आईने में देखता हूँ, मुझे अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट नज़र आती है जो नहीद आंटी के पहले लम्स ने दी थी। ये कहानी जिस्मानी ताल्लुक से ज़्यादा उन जज्बाती गहराइयों की थी जिन्होंने एक नौजवान को ज़िंदगी के हकीकी रंगों से रोशनास कराया। अब जब भी बारिश होती है या जब भी हवा में कोई ख़ास खुशबू महकती है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और महसूस करता हूँ कि नहीद आंटी कहीं मेरे पास ही हैं। मुझे उनसे वही बातें करनी हैं जो सिर्फ हम दोनों का राज हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।